ऐसे एहसास की बात करने वाले हैं जो हम सबको कभी ना कभी किसी न किसी रूप में महसूस होता है, डर। लेकिन वो वाला डर नहीं जो छिपकली या अंधेरे से लगता है। हम बात करेंगे उस छिपे हुए डर की जो हमारे फैसलों, हमारे रिश्तों और हमारी पूरी जिंदगी को मतलब पर्दे के पीछे से कंट्रोल करता है और हमें पता तक नहीं चलता। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास डॉक्टर पिप्पा ग्रेंज की किताब फियरलेस के कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडियाज हैं। हाँ, डॉक्टर ग्रेंज एक साइकोलॉजिस्ट और टॉप एथलीट्स की कोच भी रही हैं, तो उन्होंने डर को बहुत करीब से देखा है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत का मकसद सीधा है। हम ये समझना चाहते हैं कि ये डर आखिर हमारे दिमाग और शरीर के साथ करता क्या है। राइट। और समाज ने डर के बारे में जो झूठी कहानियां गढ़ी हैं, उनका सच क्या है, और सबसे जरूरी, क्या वाकई में इससे निपटने के कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं। बिल्कुल। और शायद इस चर्चा के आखिर तक हम सब इस सवाल का जवाब ढूंढ पाएंगे कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी अनजाने डर ने हमसे वो करवाया जो हम करना ही नहीं चाहते थे। चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही आम धारणा को तोड़ते हैं कि डर एक अच्छा मोटिवेटर है। हाँ, ये तो सबने सुना है। फिल्मों में तो हमेशा यही दिखाते हैं कि हीरो डर के मारे ही कुछ बड़ा कर जाता है। पर क्या ये सच है? ये बात इतनी मजेदार है क्योंकि मतलब ये हमारी सोच में इतनी गहराई तक बैठी हुई है, लेकिन असलियत इसकी ठीक उलट है। अच्छा? हाँ, डर आपको सिर्फ बहुत छोटी मतलब एक्शन मूवी जैसी सिचुएशन में एक्शन लेने पर मजबूर कर सकता है। सोचिए आपके पीछे कुत्ता पड़ा है तो आप तेज भागेंगे, वो डर काम कर रहा है। ओके। लेकिन असल जिंदगी में जहां हमें सोचना पड़ता है, क्रिएटिव होना पड़ता है, वहां डर सबसे बड़ा दुश्मन है। ये हमारे दिमाग को संकुचित कर देता है, सोचने की शक्ति को मानो फ्रीज कर देता है। मतलब ये मोटिवेट नहीं बल्कि पैरालाइज करता है। एग्जैक्टली। पैरालाइज करता है। वाह, ये तो सीधी चोट उस सोच पर है जिसके साथ हम सब बड़े हुए हैं। बिल्कुल। असफलता का डर। हाँ, असफलता का डर। समाज तो हमें यही सिखाता है ना कि जिंदगी एक रेस है और अगर तुम फेल हो गए तो तुम पीछे रह जाओगे। ये सोच ही तो डर की जड़ है। सही बात है। और इसी सोच को ये किताब जड़ से चुनौती देती है। जिंदगी कोई रेस नहीं है जिसे जीतना या हारना है। असफलता तो सीखने की प्रक्रिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। जब आप फेल होते हैं तो आपको असल में एक बहुत कीमती जानकारी मिलती है कि भविष्य में क्या नहीं करना है। ये एक सबक है, सजा नहीं। बिल्कुल, ये एक सबक है और ये छोटी छोटी असफलताएं ही हमें किसी बड़ी कामयाबी के लिए तैयार करती हैं। तो ये बात तो साफ है कि डर को मोटिवेशन समझना एक बहुत बड़ा धोखा है। पर मेरे मन में सवाल ये उठता है कि जब डर इतना बुरा मोटिवेटर है तो ये हमारे शरीर और दिमाग पर इतना गहरा असर छोड़ता क्यों है? आखिर होता क्या उस पल में? जैसे वो फोन कॉल आता है और दूसरी तरफ से घबराई हुई आवाज में कोई कहता है एक बुरी खबर है, और सुनते ही पूरे शरीर में एक लहर दौड़ जाती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही दिलचस्प है। अच्छा? उस एक पल में हमारा पूरा नर्वस सिस्टम हाई अलर्ट पे चला जाता है, मतलब ओवरलोड हो गया हो जैसे। ओके। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है बादाम के आकार का, उसे एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला? हाँ, ये समझिए कि हमारे सर्वाइवल सिस्टम का गार्ड है। खतरा महसूस होते ही ये फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स चालू कर देता है। लड़ो या भाग जाओ। हाँ, लड़ो या भाग जाओ। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें छोटी हो जाती हैं, पूरा शरीर एक्शन के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है जो शायद हम सब नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या? हमारे दिमाग का ये हिस्सा, ये एमिगडाला, छोटे और बड़े डर के बीच का फर्क नहीं समझता। क्या मतलब? मतलब उसके लिए बॉस के चिल्लाने से पैदा हुआ डर और सड़क पर तेजी से आती गाड़ी से टकराने का डर, दोनों एक बराबर का खतरा हो सकते हैं। अरे? इसीलिए कभी कभी एक छोटी सी बात पर भी हमें पैनिक अटैक जैसा महसूस होने लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग उसे जानलेवा खतरे की तरह देख रहा होता है। इसका मतलब मेरे दिमाग के लिए मेरे प्रेजेंटेशन का डर और किसी जंगली जानवर का डर एक ही जैसा हो सकता है। ये तो बड़ी गड़बड़ है। तो फिर सवाल उठता है कि इससे निपटा कैसे जाए। इसी सिलसिले में किताब में फ्री डाइविंग वर्ल्ड चैंपियन विलियम ट्रूब्रिज का एक कमाल का उदाहरण है। हाँ। वो फ्री डाइवर। हाँ। इस इंसान ने बिना किसी ऑक्सीजन टैंक के सिर्फ एक सांस में बहामास में समंदर के नीचे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से भी दोगुनी गहराई तक गोता लगाया था। सोचकर ही डर लगता है। ये मोमेंट फियर का एक जबरदस्त उदाहरण है। यानी वो डर जो किसी बहुत ही नाजुक और निर्णायक मौके पर हावी हो जाता है। जरा सोचिए, आप समंदर में 80-90 मीटर नीचे हैं, चारों तरफ अंधेरा और खामोशी, और आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी एक सांस पर टिकी है। वाह परे।
उस पल में जो डर उठता है वो मामूली नहीं होता। उससे लड़ने के लिए सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि गजब की मानसिक ताकत चाहिए। तो विलियम जैसी मानसिक ताकत तो हर किसी में नहीं होती। आम इंसान क्या करे? सही सवाल है। किताब में इससे निपटने के कुछ तरीके बताए गए हैं, जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मंत्र बोलना। लेकिन जो तीसरा तरीका है, रैशनलाइजेशन, वो मुझे सबसे दिलचस्प लगा। लॉजिक से डर को काबू करना। हाँ, ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर क्या ये वाकई काम करता है जब आप असल में घबराए हुए हों? ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। असल में ये इसलिए काम करता है क्योंकि जब हम डरते हैं तो हमारा इमोशनल दिमाग यानी एमिगडाला हमारे लॉजिकल दिमाग पर हावी हो जाता है। ओके। रैशनलाइजेशन का मतलब है जानबूझकर अपने लॉजिकल दिमाग को वापस ड्राइविंग सीट पर लाना। आप खुद से सवाल पूछते हैं, जैसे कि इस डर के पीछे का सबसे बुरा नतीजा क्या हो सकता है? क्या मेरे पास इसका सामना करने के लिए कोई प्लान है? क्या वाकई ये उतना ही डरावना है जितना मुझे लग रहा है? जब आप डर को लॉजिक और डेटा से चुनौती देते हैं तो दिमाग का वो हिस्सा जो पैनिक मोड में है वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। अच्छा, तो मंत्र और गहरी सांसें उसे सहारा देती हैं, लेकिन असली कंट्रोल तर्क से ही आता है। बिल्कुल। ये तो हुई उन डरों की बात जो हमें महसूस होते हैं, लेकिन कुछ डर तो ऐसे होते हैं जो इतने गहरे दबे होते हैं कि हमें उनके बारे में पता ही नहीं चलता। छिपे हुए डर। हाँ, किताब में जेक नाम के एक एथलीट की कहानी है जो मुझे बहुत झकझोर गई। जेक सालों तक अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर डर में जीता रहा। वो गे था, लेकिन इस सच को उसने दुनिया से और शायद खुद से भी छुपा कर रखा था। और इस छिपे हुए डर ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। हाँ, उसके रिश्ते नहीं टिकते थे। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे ये कहकर छोड़ दिया कि वो बहुत मूडी और अनप्रेडिक्टेबल है। जब उसने हिम्मत करके एक लड़के को सीक्रेटली डेट करना शुरू किया तो उसके अंदर का डर और शर्म इतनी हावी हो गई कि वो रिश्ता भी टूट गया। वो हर पल इस डर में जीता था कि अगर लोगों को पता चल गया था क्या होगा। जेक की कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। डर चाहे कैसा भी हो, उसे पहचानने का पहला कदम उठाना ही सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी काम है। सही बात है। जिस दिन जेक ने एक थेरेपी सेशन में पहली बार ये बात खुलकर कही, उसे एहसास हुआ कि जिस डर को वो इतना बड़ा पहाड़ समझ रहा था वो असल में उतना बड़ा था ही नहीं। ज्यादातर डर हमारे मन के अंदर ही बड़े होते हैं। मतलब एक बार जब आप अपने डर का नाम रख देते हैं, उसे पहचान लेते हैं, तो आधी लड़ाई वही खत्म हो जाती है। ये फ्लिप द स्क्रिप्ट वाली बात तो कमाल की है। मतलब हमारी हकीकत असल में वो कहानी है जो हम खुद को सुना रहे हैं। हाँ, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। इसका मतलब है कि डर हमारे हालात में नहीं, हमारी कहानी में रहता है। या लोग हमेशा मुझे जज करते हैं तो मेरा दिमाग उसी को सच मान लेगा और डर पैदा करेगा। पर ये कहानी बदलना इतना मुश्किल क्यों होता है? ये इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि हमारी पुरानी डरावनी कहानियां हमारी पहचान और हमारे अहंकार, हमारे ईगो से जुड़ जाती हैं। अच्छा। हमारा ईगो उन कहानियों को छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसे लगता है कि वो कहानियां ही हम हैं। इसीलिए खुद से लगातार सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों डर रहा हूँ? हाँ, मेरी ये कहानी मुझे फायदा पहुंचा रही है या नुकसान? इस स्थिति से बाहर आने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ये सवाल हमें विक्टिम मोड से निकालकर एक्शन मोड में लाते हैं। डर का सामना करने की हिम्मत एक और बहुत शक्तिशाली चीज से आती है, और वो है पर्पस, जीवन का उद्देश्य। हाँ, इसके लिए किताब में अफगानिस्तान की महिला फुटबॉलर खलीदा पोपल की कहानी है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। खलीदा तालिबान के उस दौर में बड़ी हुई जहां लड़कियों का स्कूल जाना और खेलना तक मना था। उन्हें और उनकी टीम को हजारों बार जान से मारने की धमकियां मिली। बाप रे। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने न सिर्फ फुटबॉल खेला बल्कि लड़कियों के अधिकारों के लिए एक आंदोलन खड़ा कर दिया। खलीदा की कहानी सेंस ऑफ पर्पस की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। बिल्कुल। जब उनसे पूछा गया कि इतनी धमकियों के बावजूद उन्होंने ये सब कैसे किया, तो उनका जवाब था कि अगर उनके पास एक बड़ा उद्देश्य नहीं होता तो वो कब का हार मान चुकी होती। उनका उद्देश्य खुद से कहीं ज्यादा बड़ा था, अपने देश की लड़कियों को एक पहचान दिलाना। जब आपका क्यों बहुत मजबूत होता है तो कैसे की मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। ये बात तो है। एक मजबूत मकसद आपको बड़े से बड़े डर के सामने खड़ा होने की हिम्मत देता है। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा आदर्शवादी नहीं है? मतलब हर किसी के जीवन में खलीदा पोपुल जैसा महान उद्देश्य नहीं होता। नहीं। एक आम इंसान अपने रोजमर्रा के छोटे छोटे डरों से कैसे लड़े, जिसके पास शायद कोई इतना बड़ा पर्पस ना हो? आपका सवाल बिल्कुल जायज है और इसका जवाब भी किताब में है।
पर्पस का मतलब हमेशा दुनिया बदलना नहीं होता। अच्छा। आपका पर्पस अपने परिवार की अच्छी देखभाल करना, अपने काम को ईमानदारी से करना या हर दिन कुछ नया सीखना भी हो सकता है। मुद्दा बड़ा या छोटा होने का नहीं है, बल्कि एक दिशा होने का है। और अगर कभी आपको अपनी दिशा को लेकर कंफ्यूजन हो, तो एक और रास्ता है, सरेंडर करना। सरेंडर? हाँ, यानी उन चीजों को स्वीकार कर लेना जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कभी कभी लड़ने की बजाय हालात के साथ बह जाना ही सबसे बड़ी समझदारी होती है। और शायद यहीं पर वो बात भी आती है कि संघर्ष और दुख को स्वीकार करना भी जरूरी है। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई हर समय खुश दिखना चाहता है। बिल्कुल, जो कि मुमकिन नहीं है। हाँ, संघर्ष से ही इंसान सीखता है और मजबूत बनता है। उस यात्रा को भी स्वीकार करना जरूरी है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो हमने देखा कि डर को मोटिवेशन समझना एक मिथक है। हमने ये भी समझा कि डर महसूस होने पर हमारा दिमाग कैसे रिएक्ट करता है और कैसे रैशनलाइजेशन जैसी तकनीकें उसे शांत कर सकती हैं। सही है। और हमने अपनी कहानी बदलने की ताकत और एक मजबूत उद्देश्य के साथ जीने के महत्व को भी जाना। और जाते जाते एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह है। बताइए। अपने इमोशंस को कभी दबाइए मत। अगर गुस्सा आए, उसे महसूस कीजिए। अगर रोने का मन करे तो खुलकर रोइए। रोना कमजोरी की निशानी नहीं है। कई बार रोते रोते ही हमें अपने उस छिपे हुए डर की असली वजह मिल जाती है, जो शायद हम कभी जाहिर ही नहीं कर पाते। ये एक तरह का इमोशनल क्लिंजिंग है। बहुत खूब। और आज की इस चर्चा को हम एक सवाल के साथ छोड़कर जाते हैं। जरूर। ये किताब हमें बताती है कि डर को पहचानना और उसका सामना करना जरूरी है। लेकिन क्या हो अगर डर पूरी तरह से खत्म करने के लिए बना ही ना हो? क्या हो अगर डर हमें कुछ बहुत जरूरी बताने के लिए आता हो? क्या डर वाकई एक दुश्मन है या फिर एक गाइड है जिसे बस सुनने और समझने की जरूरत है?